चलिए सबसे पहले तो जितने भी लोगों ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे उन सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस लायक भी समझा कि हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे आपने क्रिकेट से रिलेटेड और उसका जवाब हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ज़्यादा देरी न करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं और शुरू करते हैं। कुछ हमने क्वेश्चंस पिक किए हैं जो लगे कि काफ़ी बेहतर है, जिनका हमने पहले आंसर नहीं दिया है, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने ज़्यादा पिक करने की कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन सबीन केसी जी हाँ इनका है, What are the things to improve the batting of नेपाल क्रिकेट टीम? कई बार ऐसा देखा गया है कि नेपाल की बैटिंग जो है वो प्रॉब्लम रही है, बहुत सारे क्लोज मैचेस हम बैटिंग की वजह से हारे हैं। तो क्या सबसे बड़ा रीजन है कि किस तरह से बैटिंग को इम्प्रूव किया जा सकता है? आयान इसका आंसर। बिल्कुल, देखिए बैटिंग को इम्प्रूव करने का तो कहना होगा कि बहुत से तरीके हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे किस तरीके से आउट होते हैं बैट्समैन, ये भी बहुत मैटर करता है कहीं ना कहीं। सबसे ज़्यादा स्पीड का भी चक्कर रहता है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉल आती है। बहुत दिखा गया है नेपाल के बैट्समैन में, कहीं ना कहीं ये बहुत दिक्कत है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि बॉल कितनी तेजी से आ रही है, किस लेंथ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी उसी प्रॉब्लम के लिए आती है कि किस तरह से बैटिंग को इम्प्रूव किया जाए। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको पता है कि आपकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर किसी डिपार्टमेंट में है फिलहाल के लिए तो वो है बैटिंग डिपार्टमेंट। तो आपको स्पेसिफिकली उस सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है बजाय बाकी चीज़ों के। बाकी चीज़ों को आप थोड़ा सा उनमें अगर 100 की जगह 60% चांस दे, उनको प्रेफरेंस दे, और अगर बैटिंग को आप 110% प्रेफरेंस दे तो ये ज़्यादा तालमेल अच्छा बैठता हुआ नजर आएगा। इसमें आपको क्या कर सकते हैं, इस पे आप एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच को हायर कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर इस वक्त बैट्समैन के पास मान लीजिए 10-15 मिनट होते हैं, वो कोच सर से पूछते हैं, पूर्व सर से कि मैं सर इस शॉट को कैसे लूं, इसको कैसे लूं, इसको कैसे लूं। उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, 1-2 बॉलें खेली तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, कल हम इस पर वापस काम करेंगे। अब दूसरे बैट्समैन की बारी, फिर तीसरे की बारी। तो ऐसे करके आप सोचिए अगर 10-15 मिनट के आसपास अगर मिलते हैं तो वो किस तरह से अपनी गलतियों पर काम करेंगे। एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच अगर होंगे तो वो पर्सनली उनसे जाके उनके साथ बैठेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, किस तरह की बॉलिंग में आपको दिक्कत है, बाउंस में आप खेल पाते क्यों नहीं है, हाइट के ऊपर क्या है, ये सारी जो दिक्कत है वो खोल के बैटिंग कोच के सामने ज्यादा रख पाएंगे जिनके पास टाइम लिमिट का इशू कम से कम ना हो। इसलिए एक स्पेसिफिक बैटिंग कोच अगर आप प्रेफर करें तो डेफिनेटली आप गहराई तक पहुंच पाएंगे कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है बैटिंग में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, संतोष यादव, ग्लोबल क्वालिफायर 2 कब है और कहां देखने को मिलेगा? आया बिल्कुल, ग्लोबल क्वालिफायर जो बी है वो 11 से 17 जुलाई के बीच खेला जाएगा जिम्बाब्वे में। जी हाँ, और ऑब्वियसली ये ICC.tv और फैन कोड में इंडिया में और सब कॉन्टिनेंट में इसको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो अभी तक फिलहाल ICC.tv पे ही ये रहने वाला है, आगे देखना होगा कि कहाँ पर कहाँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोकल टीवी चैनल्स में ज्यादातर उन्हीं जगहों में दिखाया जाएगा जिनकी टीम्स वहां पर खेले जाने वाली है। अगर आप ओमान से हैं या नेपाल से हैं या दूसरे कंट्रीज से हैं तो आपको ICC.tv से ही काम चलाना पड़ेगा, ये तो तय मानिए, क्योंकि उसमें ये सब टीमें खेल नहीं रही हैं। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, राजकुमार शर्मा, इन्होंने कहा कि भाई आपका एनालाइज बहुत अच्छा है और एग्जैक्ट हो रहा है, आपने बहुत सारी चीज़ें पहले ही कही थी, थैंक यू सो मच कि अच्छा हुआ, कोशिश कर रहे हैं हम। और पूर्व वो कह रहे हैं कि आपकी ये बातें पूर्व सर के पास क्यों नहीं जा रही हैं, गलती दोबारा नेपाल बार बार वही दोहरा रहा है, बैटिंग ऑर्डर में ही बहुत बड़ी बात है कि प्लीज़ भाई आप कैन को पर्सनली समझाओ। भाई हम क्या कौन होते हैं हमें समझाने वाले, हम तो बस आप ही की तरह क्रिकेट फैन है जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं और आपके सामने वही प्रेजेंट करते हैं। चीज़ें सही हो रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पोर्डू सर को खुद ये चीज़ें माइंड में आनी चाहिए, फिर उनको कोई बताई दे, फिर मान लीजिए हमारा वीडियो ही दौड़ते पड़ते उन तक पहुंच जाए और कोई उन्हें बताए दे कि सर यहाँ से भी थोड़ा बहुत आप टिप्स ले सकते हैं। और भी बहुत सारे लाखों क्रिकेट फैंस हैं नेपाल में, उनसे भी आप टिप्स ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऊपर बैठे हैं तो आप नीचे से राय नहीं ले सकते, ऊपर बैठे हुए लोग अगर नीचे झुक के देखेंगे तो वहां से बहुत सारी चीजें पिक करने के लिए होती है। खैर, अगला क्वेश्चन है टेक बाय CSP का, इंडिया नेवर सपोर्ट नेपाल क्रिकेट एज वी आर सीइंग नाउअडेज, व्हाई? प्लीज आंसर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इंडिया हमेशा BCCI हमेशा आगे रहता है सपोर्ट करने में। इस मामले में तो शायद कोई माने या ना माने, लेकिन हमें मालूम है, हम यहाँ रहते हैं, BCCI सपोर्टिव बहुत है। अगर कोई उनसे लगातार कांटेक्ट में है तो ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन BCCI हेल्प ज़रूर करेगा, बिना हेल्प के पीछे हटेगा नहीं। बिल्कुल, ये एक चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ये भी देखना है कि अब आप ये सोच रहे हैं कहीं कि हमने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया तो हम बैठ गए। ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन लोगों को जितनी भी BCCI ने सपोर्ट किया है हमेशा से, आगे से किसी से
छुपा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कोई वो गए और 1 महीने में उनको रिस्पॉन्स मिल गया, काफी लंबा प्रोसीजर था। उन्होंने कोशिश करते गए छोटे छोटे लेवल से शुरुआत करी। और कई बार ऐसा होता है कि आपको वेज भी पता होने चाहिए। मान लीजिए एक तरीके से काम नहीं बन रहा, आप किसी दूसरे तरीके से बात रखने की कोशिश करिए बीसीसीआई के सामने, तीसरे तरीके से बात रखने की कोशिश करिए। हर तरीके होते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि छोटी सी बात तो आपको सच्चाई माननी पड़ेगी, भाई बड़े बोर्ड्स होते हैं तो थोड़ा बहुत तो अपना वो एक एटीट्यूड या फिर जो भी है वो रहता ही है, वो तो रहता ही है, चाहे वो कोई भी बोर्ड क्यों रहा हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अप्रोच के ऊपर होता है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपको और हमें पता है कि कैन किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, उनका अप्रोचिंग वे क्या है वो भी जानना जरूरी होगा, तभी हम बता सकते हैं कि इंडिया सपोर्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्रिकेट में। वहीं पर अगर बात करें एनपी बॉय, इनका है व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कुछ नहीं, अभी भी हम स्टडीज कर रहे हैं और ये एकेडमी करते हैं क्रिकेट में, और ये छोटा सा हमारा चैनल है यूट्यूब का। खैर, व्हाई इंडिया डोमिनेटेड एवरी कंट्री इन क्रिकेट, मतलब ये आपने नेगेटिव में भी पूछा है, पॉजिटिव में भी समझ नहीं आया, लेकिन अगर आपने ये पूछा है कि क्रिकेट में इंडिया क्या डोमिनेट करता है दूसरी टीमों के मुकाबले, तो हाँ डेफिनेटली क्रिकेट में बहुत अच्छा करने की कोशिश जरूर कर रहा है। डोमिनेट कर रहा है कि नहीं वो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि डोमिनेट में ये होता है कि आपने ओवरसीज, होम, हर तरह की सीरीज में, हर तरह के टूर्नामेंट्स में आपका कब्जा हो। जैसे एक वक्त ऑस्ट्रेलिया का हुआ करता था, ट्रॉफीज में उसमें सब जगह उनका दबदबा हुआ करता था जहां भी वो टूर करते थे। बिल्कुल, और उसी डोमिनेंस को हम क्रिकेट में डोमिनेंस कहेंगे। अगर आप बोर्ड्स का डोमिनेंस कह रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बीसीसीआई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड है, डोमिनेशन उनका है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो हम नहीं जान सकते, लेकिन है। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन है पूर्वा गेली शर्मा, ये इन्होंने पूछा है बेस्ट एसोसिएट बॉलर ऑफ द ईयर 2021। बिल्कुल ऑब्वियसली रूबेन ट्रम्पलमैन, जिस तरीके से उन्होंने पूरे साल की जो बॉलिंग कराई है T20 वर्ल्ड कप में हो, उसके बाद वो ODI में उनको लिया गया, वहाँ पर भी हो, शुरुआत में उनकी नई बॉलिंग हो, पुरानी बॉल से बॉलिंग हो, बहुत सटीक रहते हैं। पर ट्रम्पलमैन एक कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंडेड है, उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है नामीबिया में अगर देखा जाए, और बहुत शानदार बॉलिंग रही है अगर 2021 की बात करें। जी हाँ, तो ये पर्सनली हमने अपनी राय दी है कि रूबेन ट्रम्पलमैन हमारे हिसाब से हमें लगे हैं, बहुत सारी पैरामीटर्स पे वो खड़े उतरे हैं। उसके बाद चंदन कापर, इन्होंने पूछा है कि क्या नेपाल की टीम श्रीलंका जा रही है खेलने के लिए। जी हाँ, प्रैक्टिस मैचेस कुछ वहाँ पे खेलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या इंडिया के साथ भी कोई T20 मैच हो सकता है, सुनने में आया है। तो भाई इसके बारे में कुछ सटीक हम नहीं कह सकते, लेकिन श्रीलंका वाली बात जो है वो 100% सही है। जो नहीं जानते हैं वो हम आपके सामने झूठ नहीं रखेंगे कि फेक न्यूज नहीं देंगे अपने चौड़ में आके कि नहीं हाँ ये है वो है, बिल्कुल नहीं। जहाँ हम नहीं जानते नहीं जानते। उसके बाद प्रिंस गिरी, इन्होंने कहा है कि आप क्रिकेट के बारे में बहुत बात करते हैं और कुछ अपने बारे में ही बताइए कि आप कहाँ से हैं। ऐसी बात है, हम इंडिया से हैं। उसके बाद लिविंग के लिए क्या करते हैं। फिलहाल तो हम एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई चल रही है, इनकी एकेडमी भी चल रही है। मैंने मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया हुआ है, ये भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं और एकेडमी भी साथ साथ में ये करते हैं। और उसके बाद कि आपको ये एसोसिएट क्रिकेट टीम्स के बारे में चैनल खोलने का आइडिया कैसे आया, इसकी बैक स्टोरी क्या है। तो एक सिंपल सी बात है भाई कि 15 मार्च जो है उस दिन हमारा 1 साल हो जाएगा इस चैनल। तो 15 मार्च साल में टाइम भी कितना, 14 दिन है। जब नेपाल यूए की सीरीज शुरू हो गई उसी दिन हमारा 1 साल चैनल कंप्लीट होगा। उस दिन हम एक स्पेसिफिक वीडियो लाएंगे और आपको बताएंगे क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सुनने में आपको बहुत शायद अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, जो भी है स्टोरी है इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग, आपके सामने जरूर रखेंगे। उसके बाद प्रज्वल उप्रेती, इन्होंने पूछा है कि मैं आपको पिछले 15 दिनों से लगातार सुन रहा हूं कि आपके वन ऑफ द बेस्ट रिव्यूज होते हैं, एनालिसिस होते हैं, प्री मैच, पोस्ट मैच, पॉसिबिलिटीज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि इतना आपने सुना गौर से और हमें इतना सपोर्ट किया। सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बिग थैंक यू। एक चीज उन्होंने पूछी है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन है उनमें से कुछ में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इनके हैं। नेपाल को 3 क्या चीजें सीखनी चाहिए अभी के लिए और 3 कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए और 3 ऐसी चीजें जिन्हें उन्हें कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। शुरू करना चाहूंगा 3 चीजें जिन्हें उन्हें सीखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले कहीं ना कहीं है कि जो पहला काम है वो है कि हमें जो हमारी कमजोरी है, जो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि स्पीड की बॉलों को हमें कैसे खेलना है, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो पेस हाई पेस पे ढह जाते हैं नेपाल के, हमने रेगुलर देखा है। बिल्कुल सही। और दूसरा काम यहाँ पर है कि रिक्वायर्ड रन रेट के साथ साथ हमें कैसे खेला जाए, हम कैसे अपने गेम को रिक्वायर्ड रन रेट के साथ ढालें। शुरू अगर पारी हुई है 7 का है तो ऐसे खेलना है, लास्ट में हम पहुंच गए हैं 10 का रन रेट है तो हमें ऐसे खेलना है। तो एक चीज कहीं ना कहीं ये होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इसमें एक चीज है, मान लीजिए आपको 7 का रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए और आपके आधे ओवर्स अभी तक पूरे नहीं हुए, तो आपको 6 के रन रेट के हिसाब से जाना है। अब ये मत सोचिए कि नहीं हमें 7 के हिसाब से जाना है। आधे ओवर होने से पहले, अगर मान लीजिए आप 20 ओवर खेल रहे हैं, 10 ओवर से पहले आपको 7 का रिक्वायरमेंट चाहिए, तो आप 6 को लेके चलिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आगे जाकर 8-9 हो जाएगा। उसके बाद अगर
आपको 10 का चाहिए तब आपको 11 का लेके जाना है। इस तरह से रिक्वायर्ड मिनट के साथ खेलना जो बहुत ही कम प्लेयरों को नेपाल टीम में आता है, हमने वो देखा है। तीसरा क्या सीखना चाहिए? बिल्कुल, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जो बहुत देखने को मिला है वर्ल्ड क्रिकेट लीग में भी और इस क्वालिफायर में, क्वाड्रेंगुलर सीरीज में, कहीं ना कहीं फील्डिंग बहुत ज्यादा खराब है नेपाल की। अगर बात करें ये सीधे तौर पर है बहुत ज्यादा। आयरलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था जहां 125 रन के आसपास आयरलैंड को आपने रोका था, वहां पर मेरे ख्याल से 17 से 18 एक्स्ट्रास गई थी, ओवरथ्रोज भी गए थे, कई रनआउट छूटे थे। अगर आप वहां पर कुछ रन बचाते तो डेफिनेटली वो नेपाल मैच जीत सकता था। क्वालिफायर में भी हमने कुछ मैचों में देखा फील्डिंग जो है ओवरथ्रोज बहुत जाते हैं, बैकअप नहीं होता आपका, बेसिक फील्डिंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाता है। इसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है। आपको एक एक रन भी ऐसे खर्च करना है कि नहीं भैया हम बहुत कंजूस हैं, हम आप जो कह लें बहुत कंजूस हैं, हम रन नहीं देंगे। और रिपीट करने की बात है, कैरी फॉरवर्ड, यही 3 चीज आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। ये आपको लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करना है। ये सोचिए एक दिन में कोई सीख जाएगा, इसको आपको आगे बढ़ाते रहना है, उसको पे काम करते रहना है। 3 चीजें जो रिपीट नहीं करनी है वो बताया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला है कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा एसोसिएट टीम्स में देखा जाता है वो है बैटिंग ऑर्डर जो चेंज करते हैं। आप लोगों को बैटिंग ऑर्डर बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। बैटिंग ऑर्डर जैसा है, अच्छा है, बुरा है, कुछ भी है, उसको कंटिन्यू रहने दीजिए। बहुत अच्छा फ्रूट आगे जाके आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं ये आ जाती है कि बहुत जो अभी देखने को मिला नेपाल में कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट हुआ है, जी हाँ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए आने वाले टाइमों में। कुछ बिल्कुल कुछ टाइम पे भी देख रहे हैं। पहले पारस खड़का जो थे उनके साथ भी कुछ ना कुछ हुआ था, बोर्ड्स के साथ कई सारी चीजें सुनने में आई थी पहले। उसके 3-4 साल बाद फिर 4-5 साल बाद फिर ये हो गया, ज्ञानेंद्र मल्ला प्लेयर्स और इन सब चीजों से एक माहौल खराब होता है। बहुत आप खुद सोचिए कि कितने खट्टे मीठे माहौल हो जाते हैं, माहौल खराब होता है। किसी प्लेयर के माइंडसेट में क्या होता है क्या नहीं होता, ऊपर से इतने बड़े क्वालिफायर से पहले ये सब चीजें घटी है, तो ये और ज्यादा कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उसका होता। लेकिन वो तो अच्छी बात है कि प्लेयर्स ने बहुत अच्छा क्रिकेट किया। यहाँ पे संदीप लामिछाने को भी कुछ क्रेडिट देना होगा, प्रोफेसर को भी देना होगा कि कई सारी चीजें उन्होंने इसमें बेटर करने की कोशिश की है। लेकिन ये चीजों से अगर बचा जा सके तो बेहतर होगा। ये चीजें ठीक नहीं होती हैं कि यार बोर्ड और प्लेयर्स में इस तरह से अनबन अगर आए दिन हमें देखने को मिलती रहे। खैर, और तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है कि आप कोच को कम से कम लंबे समय तक लेकर जाएं। आप एक कोच के साथ स्टिक रहें और लंबे समय तक लेकर जाएं। ये नहीं कि किसी को सैलरी की वजह से प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई वजह से प्रॉब्लम हो गई। आपको कोशिश करना होगा कि आपने अगर एक कोई कोच रखा है तो उनके जितने भी डिमांड्स हैं जो जायज़ हैं, ये नहीं कि आपको कुछ भी डिमांड कर रहे हैं तो आप उनको झेलते रहें। जो जायज़ डिमांड है, जो क्रिकेट के लिए स्ट्रक्चर के लिए अच्छा है, उनको मानकर आप उनके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएं। उम्मीद है कि आपको ये आंसर्स पसंद आ जाएंगे। उसके बाद विक्रम सबकोटा, क्या नेपाल एशिया कप की प्रोबेबिलिटी क्या है? नहीं भाई, इस बार तो एशिया कप में वो नहीं है क्योंकि क्वालिफायर्स की टीम भी आ चुकी है। क्वालिफायर्स में वो नहीं है क्योंकि वो रीजनल टूर्नामेंट्स में हार गए थे जो कि पैंडेमिक के आसपास हुए थे। उसके बाद एम.ए. पांडे जिन्होंने पूछा है कि यूएई ने बहुत सरप्राइज किया है मुझे रिसेंट परफॉर्मेंस की वजह से। हार्ड टू बिलीव है कि उन्होंने इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेली है कि अभी के लिए वो एशिया में परफेक्ट टीम की तरह उभर के आई है। क्या ऐसा उन्होंने किया है 1-2 महीने में कि ये टीम इतना उभरी है ओमान नेपाल के मुकाबले? भाई देखिए, आपके क्वेश्चन पूछने से पहले ही हमने तो ये आज सुबह पढ़े हैं क्वेश्चंस, हमने एक वीडियो बना दिया है कि यूएई कैसे फेलियर से सक्सेस की तरफ आगे बढ़ी है। एक वीडियो है, ट्रेलर में भी ये डाला हुआ है अपने चैनल के, आप उसे जाके जरूर एक बार पूरा देखिए, आप समझ पाएंगे कि क्या इस टीम ने बेहतर किया है। और इसकी शुरुआत आज से नहीं, बहुत पहले से उन्होंने कर दी थी। उसके बाद रिसिंग बिसान जी उन्होंने पूछा है क्या नेपाल को बैटिंग कोच होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। आप जिस पॉइंट में, जिस चीज में आप कमजोर हैं, उसके लिए आपको स्पेसिफिक अपना टाइम निकालना होगा। मैंने शुरू में भी कहा, आपको एक प्रॉपर बैटिंग कोच रखना होगा ताकि प्लेयर्स उनसे ज्यादा से ज्यादा टाइम के साथ बात कर सके। ये नहीं कि 10-15 मिनट का ड्रिल सेशन हुआ और आपने कहा कि चलिए अब आज का हो गया। आपको बैटिंग कोच होगा तो आप पर्सनली उनसे सिर्फ बैटिंग की राय ले सकते हैं, उनसे आप मैच में वहां पर खिलवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन एच.एन. कुशवाहा भाई का है कि एशिया कप 2022 खेलने के चांसेस नेपाल के कितने हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई, क्योंकि क्वालिफायर्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, डेट मंथ भी आ चुके हैं, तो उसमें तो वो है नहीं। तो इस बार तो शायद एशिया कप नेपाल नहीं खेल पाएगा। उसके बाद मोहम्मद धनजूर रैन, नेपाल क्रिकेट टीम ने क्यों T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया? क्या आपको सबसे बड़े रीजन इसमें लगते हैं? यंग प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, सोमपाल करन भी इस टीम में शामिल नहीं थे, और उसके बाद क्या कैप्टन एक स्ट्रॉन्ग मोटिव के साथ नहीं उतरे? क्या इसमें स्पेसिफिक रीजन हो सकता है? नहीं, देखिए इस पर आप ये भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा रीजन कहीं ना कहीं है कि थोड़ा सा जो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा कहीं ना कहीं। जो चीज़ें हुई पहले क्वालिफायर से पहले, कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं कहीं ना कहीं दिमाग में। प्लेयर्स, ये ज़रूर किसी ना किसी के दिमाग में रहा होगा, यंग प्लेयर ने परफॉर्म किया, ज़रूर किया, 5 में से 4 मैच आप लोगों ने जीते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस खास दिन
परफॉर्म नहीं हुआ है, वो सबसे बड़ी गलती हुई है कहीं ना कहीं नेपाल टीम से, जो बाकी टीमों ने कर दी लेकिन आप नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं है, ये तीनों में से किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, ये खराब था वो खराब था, ब्लेम गेम। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये भी कहना बहुत ज्यादा बेवकूफा टाइप का हो जाता है कि वो नहीं थे तो हम नहीं कर पाए, वो होते तो हम कर लेते। ये है तो फिर यानी वो 4 मैच कैसे जीते, वो भी तो आपने बिना सोमपाल करण कैसे इन लोगों के जीते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हाँ, आप बैटिंग अगर आप डिपार्टमेंट को कहेंगे कि हाँ वो सबसे बड़ी रजा है, तो डेफिनेटली 101% डेलीगेट भी ये कहेगा कि बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत पहले ही हमने कहा था वीकनेस में नेपाल के कि बैटिंग ऑर्डर अगर ने धोखा दिया मिडिल ऑर्डर तो नेपाल किसी भी कीमत पे वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, और वही यहाँ पर एग्जैक्ट होता हुआ नजर आया है। उसके बाद रायला गेमर, T20 क्रिकेट में क्या ज्ञानेंद्र मल्ल को 3rd डाउन करके किसी और यंग प्लेयर को 1 डाउन खिलाया जा सकता है, जो आजकल प्रोड्यूसर ट्राई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये चीज ठीक तो नहीं लगती जी हाँ, कि आप 1 डाउन इन्हें करें या इन्हें करें, ज्ञानेंद्र मल्ल को ही 1 डाउन का मौका दे, या फिर आप यंग को ना करके दीपेंद्र सिंह एरी जो इनफॉर्मर है उनको भी अगर आप मौका दे सकते हैं 1 डाउन, तो कोई दोहराए नहीं है। पर ज्ञानेंद्र मल्ल को इतने नीचे भेजना ये थोड़ा सा समस्या। जितना आप नीचे आएंगे, कि आपने 3rd डाउन कहा है, तो जितना आप नीचे जाएंगे, T20 क्रिकेट में बात करो, आपने T20 पूछा है, जितना आप नीचे आएंगे तो उतना आपको तेज खेलने वाले प्लेयर चाहिए, हिटर चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपको ज्ञानेंद्र मल्ल को टीम में रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आपने ज्ञानेंद्र मल्ल को टीम में लिया है तो 3rd डाउन ना भेजकर आप उन्हें जो उनका डाउन है ऊपर ही भेजे, या 1 डाउन भेजे, 2 डाउन भेजे, दीपेंद्र सिंह एरी को आप ऊपर कर दे, इतना नीचे ज्ञानेंद्र मल्ल को ना भेजना ही बेहतर होगा। ये हमारी पर्सनल राय है, बाकी सबकी अलग अलग अपनी राय ये हो सकती है। उसके बाद सजन करकी, अयान हमेशा लेफ्ट में क्यों बैठते हैं और आर्यन हमेशा राइट में क्यों बैठते हैं, इसको सुपरस्टिशन है या फिर कुछ और? नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है सर, वो लेफ्ट में हमेशा होते हैं ऐसे नहीं। वो आपने ये सुना होगा कि किसी को बेड का लेफ्ट साइड पसंद है, किसी को राइट साइड पसंद है, बस वही हमारा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगे तो हम स्वाइप कर लेंगे, ऐसी बड़ी बात नहीं। सुपरस्टिशन बिल्कुल नहीं है, सुपरस्टिशन हमारा कोई भी नहीं है, हम पूरी तरह से नॉर्मल है। खैर, अनडिफीटेड गेमिंग उन्होंने पूछा है, नेपाल ICC 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कैसे कर सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इतने भी क्वेश्चन से इनमें से ये इसके लिए हम स्पेसिफिक डिटेल में आपके सामने एक वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इस टीम को करना होगा ताकि ये 2023 के लिए अपने आप को मजबूत कर सके वर्ल्ड कप के लिए। अफगानिस्तान या आयरलैंड, कौन सी बेटर टीम है? शमेल हक ने पूछा है। बिल्कुल, देखिए ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं तब पता चलेगा जब ये टीमें टेस्ट को ज्यादा प्रेफर करेंगी। जी हाँ, ये तब मालूम पड़ेगा। थोड़ा और टेस्ट क्रिकेट खेले तो हम आपको अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल सही, और डेली क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा वही मैटर करेगा कि आप टेस्ट में कैसे हैं, ये कहीं ना कहीं डेली क्रिकेट मानता है। व्हाइट बॉल में चल जाएगा आप जैसे भी हैं। व्हाइट बॉल में देखिए आयरलैंड ने अभी वेस्ट इंडीज को हराया और अफगानिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं है, बहुत अंतर होता है रेड बॉल और व्हाइट बॉल में, लेकिन रेड बॉल अगर ज्यादा होगा तभी इसका आंसर अच्छी तरह निकल पाएगा। और ओवरऑल अगर आप व्हाइट बॉल में हमसे पूछते हैं तो अभी एज जो है वो आयरलैंड को है अफगानिस्तान के मुकाबले। अफगानिस्तान का अगर स्पिन डियो जो है मुजीब और राशिद, अगर वो काम नहीं करते हैं स्पेसिफिक वे में, सही तरह से डेंट नहीं मारते हैं, तो बहुत स्ट्रगल करती नजर आती है अफगानिस्तान की टीम अपनी बैटिंग की वजह से। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ जो है वो पूरी की पूरी पेस अटैक आयरलैंड की बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और कई सारे मैचेस उन्होंने क्वालिफायर में अपने बॉलिंग के दम पे जीते हैं। आपको ही पता है कि आयरलैंड की बैटिंग की हालत क्या थी इस क्वालिफायर। बिल्कुल, और हमने देखा भी है कि अगर वो किसी भी मैदान में जाए, कहीं भी जाए, तो वो उस पेस के साथ ही जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक उनका एक लीडर अप्रोच है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, फेयरनेस अप्रोच। अफगानिस्तान को अपनी बैटिंग बेहतर करनी होगी और राशिद मुनीब से आगे बढ़कर भी कुछ ऑप्शन ढूंढने होंगे। फैजल फारूकी अभी बहुत नए में जुड़े, आगे देखना होगा कैसे करते हैं। उसके बाद ओम प्रकाश दांगी, क्या नेपाल UAE को क्रिकेट वर्ल्ड लीग 2 के अगले सीरीज में बीट कर सकता है अगर सोमपाल करण और रोहित इसमें वापस आ जाते हैं? डेफिनेटली कोई भी टीम किसी को भी बीट कर सकती है, लेकिन नेपाल की अगर बात करूं बीट बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से कर सकती है, क्या क्या चीजें हो, वो आगे जब हम मैच आएंगे। और बाकी आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपके सामने ये वीडियोस भी आएंगी और उसमें हम आपको डिटेल में समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। क्या नेपाल ने इंडियन क्रिकेट से मदद मांगना चाहिए? बिल्कुल, मदद मांगने में कोई छोटे बड़े नहीं हो जाते हैं। मदद मांगने में क्या, हम आपसे मदद मांगते हैं, हम आपसे कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, उसका मतलब हम छोटे नहीं हुए। आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, आप सब्सक्राइब करेंगे, वरना आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। अब मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद NP गेमर की मैं बात करूं, अगर इनका क्वेश्चन है संदीप लामिछा ने एज अ कैप्टन कैसे देखते हैं? यहाँ पे बिल्कुल बहुत सही है, संदीप लामिछाने को मौका शुरुआती दौर है। बिल्कुल T20 में उन्होंने थोड़ा करके दिखाया है, अच्छे कप्तान है, टीम के साथ बना के चल रहे हैं। सब बेस्ट वे यही होगा, यही पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि वो टीम मेंबर के साथ कप्तान कैसा है। तो कहीं ना कहीं संदीप अभी बहुत अच्छा जा रहे हैं।
50 ओवर में आप मौका देके देखिए कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनके जब हम मैच देखेंगे ये यूएई की सीरीज एक बार देखें, उसके बाद और अच्छे से बता पाएंगे। उसके बाद क्या नेपाल ओडीआई स्टेटस रिटेन अपना कर लेगा, अगर आपने यही पूछा शायद। जी हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है, नेपाल डेफिनेटली रिटेन कर लेगा। जिस तरह की उनकी फिक्सर्स आ रहे हैं उससे डेफिनेटली लगता है ओडीआई स्टेटस आराम से वो कर लेंगे। बेस्ट बैटिंग किस एशिया टीम के पास इस वक्त है? डेफिनेटली यूएई, कोई दरार नहीं है। वो 20 पे 4 होते हैं तो उनका जो स्कोर होता है 20 ओवर में 160 हो जाता है, उनके नीचे तक बैटिंग ही बैटिंग है, अब प्रॉमिसिंग बैटिंग है। विच एशियन टीम हैव बेस्ट बैट्समैन एंड बॉलर? नामीबिया ऑब्वियसली। मोस्ट इंप्रूव्ड टीम इन ओडीआई एंड टी20आई। एंड लास्ट माय क्वेश्चन, व्हाई यू गाइस डोंट कम लाइव एज आई एम रेगुलर फैन? भाई लाइव का क्या है, अब कभी भी आ जाएंगे, इसमें क्या है, ऐसा कोई हमने सोचा नहीं है कि कभी लाइव जाना जा रहा है। सोचा था हमने कि टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पहले ही कहा कि रिजल्ट से बहुत ज़्यादा हम आपकी तरह हम भी डिसअपॉइंट थे, क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा दिल से इच्छा थी कि नेपाल क्वालिफाई करे, तो उसके बाद फिर जाने का मन ही नहीं हुआ। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। मोस्ट इंप्रूव टीम अयान ओडीआई और टी20 में? ओडीआई और टी20 में कहीं ना कहीं इंप्रूव टीम की बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरीके से यूएई ने अपने आप को, अगर टीम की बात करी जाए अभी के लिए, बिल्कुल अभी के लिए अगर देखा जाए ओडीआई में बिल्कुल, अगर नहीं, अगर देखिए ओडीआई की अगर आप बात कर रहे हैं तो नामीबिया मेरे ख्याल से बिल्कुल सही, और यूएई टी20 है तो ओडीआई यूएई, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है विशो सापकोटा, इन्होंने पूछा है कि आप बहुत ही आसानी से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हैं इंडियन क्रिकेट के वीडियोस बना के, बाकी टेस्ट क्रिकेट के वीडियोस बना के, टेस्ट नेशनल वीडियो, तो आपने एशियन क्रिकेट को ही चूज क्यों किया? इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? भाई वैसे हमने आपको बताया 15 मार्च को हमारा 1 साल हो जाएगा, उसी दिन आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि आखिर क्या बैक स्टोरी है इस डेली क्रिकेट चैनल की और किस तरह से शुरू हुआ, क्या नहीं, इसका आंसर जरूर हम देंगे। बस 14 दिन और वेट कर लीजिए। और कौन से स्टडीज आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड सब्जेक्ट तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, नहीं है। मेरा मास कम्युनिकेशन, इनका ग्रेजुएशन अभी चल रहा है। और आसिफ शेख को एज अ विकेट कीपर आउट ऑफ 10? बिल्कुल 7, बहुत अच्छे हैं, जिनको शायद सबका अलग अलग परसेप्शन है, सबका अलग अलग माइंडसेट है, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, होना भी चाहिए, तभी ये दुनिया चलेगी। बिल्कुल तो डेली क्रिकेट 10 आउट ऑफ 7। संदीप लामिछा ने एज अ कैप्टन 10 आउट ऑफ 10, डेफिनेटली 8, बिल्कुल या 8। अभी वनडे में और उन्हें देखना है बेहतर कि वो किस तरह से वहां करते हैं। 20 ओवर तक टीम को बांध के रखना और 50 ओवर तक बांध के रखना, इसमें बहुत ज्यादा अलग फर्क होता है, वहां देखना होगा। क्या आईसीसी को एशिया कप की तरह ही अलग अलग क्वालिफायर्स टेस्ट प्लेइंग नेशंस को भी क्वालिफिकेशन से गुजारना चाहिए रैंकिंग के बेसिस के हिसाब से, जो फुटबॉल में होता है? बहुत अच्छा आइडिया है सर आपका, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। कहीं ना कहीं काश ये हो जाए, तब तो बड़े बड़े टीमों की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। बिल्कुल पता चल जाएगा कि दुनिया में और टीम भी कितना बेस्ट खेलती है। बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो होना ही चाहिए, कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहेगा। नेपाल 2023 विश्व कप में सेलेक्ट होने के लिए कितने दरवाजे पार करने, जरा डिटेल में बताइए। सर डिटेल में अगर बताएंगे थोड़ा वक्त लगेगा, इसीलिए हमने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप के लिए किस तरह से नेपाल को अपना आगे बढ़ाना होगा, चीजें किस तरह से वो जा सकता है, इसके लिए डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, उसी में आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद अगला अगर क्वेश्चन में देखूं तो वो है हिमांशु जोशी का। जी हाँ, इन्होंने पूछा है पुवडू सर या डेव वैटमोर सर, हु इज अ बेटर कोच अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल देखिए, आप वो सबके अलग अलग माइंडसेट है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देव वाइटमोर सर का एग्रेसिव अप्रोच था, बहुत टीम को फ्रीली खेलने के लिए दिया, लेकिन पवडू सर जब से आए हैं तो ये भी देखना होगा कि आपको थोड़ा टाइम भी देना होगा। अभी आए हैं और इस यंग ग्रुप के साथ वो जुड़े हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इस क्वालिफायर में भी जिस तरीके का परफॉर्मेंस निकाला है यंग टीम से, वो थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन 50 ओवर आ रहा है, उसमें और अच्छी तरह पता चलेगा, लेकिन अब तक फिलहाल बेटर है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। जी हाँ, कुछ और वक्त देने की जरूरत है, भले वो पहले रह चुके हों, उसके बाद ब्रेक लग चुका है और बदला है कि अब बहुत माहौल बदला है, क्रिकेट बहुत बदला है। और जैसे कि पुवडू सर ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था, जितना मुझे याद है, बहुत सारे यंग प्लेयर्स अब टीम में आ गए हैं जिनसे मुझे कांटेक्ट करना है, उनसे एक कोऑर्डिनेशन बनाना है, तो अभी थोड़ा और वक्त दीजिए। सिर्फ 10-12 दिन के क्रिकेट के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कंपेयर करना शुरू कर दें, देखना होगा आगे। और वनडे खास के तौर देखते हैं कि किस तरह से वो इन यंग प्लेयर्स को वनडे में यूटिलाइज कर पाते हैं, थोड़ा और मौका दें, उसके बाद हम कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं। और पर्सनली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि डेव वाइटमोर सर बेटर है या वो बेटर है, सबने एक कोच है, एक टीम को निखारने के लिए आते हैं, सबके अपने अपने विजन्स हैं। वहीं पर अगर अगला क्वेश्चन मैं लूँ अर्जुन भंडारी का, जिन्होंने पूछा है क्या इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर जो है यूएई के लिए क्रिकेट क्यों खेलते हैं? तो भाई इसलिए सिंपल सा रीजन है कि यूएई की जो लोकल जो पब्लिक है, जो फैंस है, उन्हें क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं है।
कोई फार्मूला 1 रेसिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बिजनेस में ज़्यादा है, कोई गोल्फ है, ये है वो है, फुटबॉल है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में वहाँ बहुत लेस इंटरेस्ट है। इस वजह से इतने डोमेस्टिक के प्लेयर्स निकाल पाना रेगुलर बेसिस पे, उन्हें नरिश करना, इतने उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। कुछ आते भी हैं तो बीच में रास्ता दम तोड़ के चले जाते हैं, क्या बोरिंग है। इस तरीके का माहौल कहीं ना कहीं यूएई के लोकल क्रिकेट में है, इसीलिए वहाँ पर उन्हें मजबूरी में दूसरे देशों से प्लेयर इंपोर्ट करने पड़ जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है नूब गेमिंग, जिन्होंने पूछा है कि नेपाल अपनी बैटिंग ऑर्डर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है। बिल्कुल, देखिए बैटिंग ऑर्डर को कहीं ना कहीं अगर इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले तो यही है, सबसे पहले तो आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। जरूर 50 बार चेंज नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे पहले यही काम है। और बैटिंग ऑर्डर को यही आप मानेंगे नहीं शायद अभी, लेकिन आप करके देखिए एक बार, जब स्टेबिलिटी आ जाएगी बैटिंग ऑर्डर में तो बैटिंग ऑर्डर के जो लड़के हैं, जो आपके प्लेयर हैं, वो जिम्मेदारी संभालना सीख जाएंगे और खुद ब खुद स्कोर बनाना चालू कर देंगे। लेकिन स्टेबिलिटी उनको जरूरी है। अगर उनका ऑर्डर चेंज हुआ तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा हम तो चेंज ही कर रहे हो, हमें क्या मतलब है, चलो यहाँ पर भी 10 रन मारने हैं, वहाँ भी 10 रन मारने। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। कुशन, आसिफ और दीपेंद्र, इनके अलावा किसी प्लेयर को ये नहीं पता है कि मैं कौन से डाउन बैटिंग करने जाऊंगा। ये मैसेज आप इन बैट्समैन को दे रहे हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी भी डाउन रन मारेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप स्टेबिलिटी लाइए बैटिंग ऑर्डर में, उनको मैसेज दे दीजिए आपका सेकंड डाउन है, दुनिया हिल जाएगी, आप अगले 1 साल तक सेकंड डाउन में आएंगे, फिर उन्हें 1 साल तक आप छोड़िए, देखिएगा उनके बल्ले से रन निकलेंगे। ये नहीं कि बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से बार बार आप कुछ किसी के बल्ले से रन आ जाएंगे। दीपेंद्र, आसिफ और कुशल के अलावा किसी को एग्जैक्ट बैटिंग ऑर्डर अपने टीम में पता ही नहीं है, ऊपर नीचे करते ही रहते हैं। ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है उनके साथ। यूएई, ओमान, यूएसए में इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? अब ये खेलते हैं भाई, कभी उनका खुद का विचार होना चाहिए। क्रिकेट में रूल है, अब आईसीसी ने बनाया है कि आप ले सकते हैं तो वो ले रहे हैं। बाकी पर्सनल ग्रोथ उनकी क्रिकेट में पर्सनल लोकल प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए कि हमने पर्सनली कुछ भी गेन नहीं कर रहे हैं। वो जब चाहे कोई भी किराए पे लेके चला जाएगा हमसे ज़्यादा पैसे देकर, तो ये उनको सोचना चाहिए कि हमारे इससे लोकल क्रिकेट इंप्रूव नहीं हो रहा है। वहीं पे शाहरुख फॉर यू इन्होंने पूछा है कि नेपाल को कम से कम 2 इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने होंगे ताकि खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। स्टेडियम्स होंगे, एक ही प्रॉपर इंटरनेशनल स्टेडियम हो जाए, बिल्कुल बेहतर रहेगा, अच्छी फैसिलिटीज के साथ। कोई दोहराई नहीं है, जितनी जल्दी बनेंगे तो उतना बेहतर होगा। अर्जुन भटारिया, इनका क्वेश्चन है ओडीआई में 3, 4, 5 और 6 नंबर पर कौन से बैट्समैन रखेंगे आप? हमसे उन्होंने पूछा है कि आप कौन से बैट्समैन रखना चाहेंगे। उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं उनके बीच में ही बताना है, इन्होंने ऐसा कहा है तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं ज्ञानेंद्र, दीपेंद्र, रोहित, आरिफ, विनोद, कुशल और शरद, इनमें से ही हमें बताना है 3 से 6। बिल्कुल, देखिए यानी कि आप 1 डाउन से बात कर रहे हैं, तीसरे से लेकर छठे तक, चौथे तीसरे से लेकर 5वें या 6ठे डाउन तक की बात है। तो अगर देखेंगे तो तीसरे पे दीपेंद्र सिंह हैरी, जी हाँ बिल्कुल, जो आपके जी हाँ, हम इन्हें एक पायदान ऊपर लेके जाएंगे सेकंड डाउन से, बिल्कुल सही। और चौथे पे ज्ञानेंद्र मल्ला, 5वें पे यहाँ पर मैं नाम लूंगा अगर रोहित पुड़ैल, जी हाँ, और 6ठे पे आरिफ का नाम यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से डाउन ऑर्डर रहेगा डेली क्रिकेट के हिसाब। जी हाँ, और आपने इन्हीं प्लेयरों से में से पूछा है, इसीलिए हमने इन्हीं प्लेयर में से बताया, लेकिन 2 ऐसे प्लेयर हैं जो हम इनमें से नहीं चाहते लेकिन बाहर हैं, जिन्हें हम इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे और उन्हें एक लॉन्ग रन देना चाहेंगे, क्योंकि आपने इन्हीं में से पूछा है तो हम अपना इसमें जबरदस्ती नहीं घुसेड़ सकते। आप ही का क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से ही अपने आंसर देंगे। नेपाल प्रोग्रेसिव बैटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकता है अपना, और क्या नेपाल, ये तो खैर अलग बात है, इस पर हम एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। जो हमने कहा है क्या नेपाल डिजर्व नहीं करता था यूएई और आयरलैंड के मुकाबले T20 वर्ल्ड कप खेलना? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एक सिंपल सी बात है कि आईसीसी ने जो टीम सेलेक्ट करी है, क्या उन्होंने कोई लकी ड्रॉ के बेस पे सेलेक्ट करी है कि चलिए हमने एक बॉल में कुछ पर्चे डाले और उन्होंने उठा लिया, ये आयरलैंड का नाम है, ये यूएई का नाम है? नहीं, वाकई आयरलैंड को भी उतने ही मौके मिले जितने आपको मिले। आयरलैंड भी ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस खेला, आप भी 3 मैचेस खेले। आयरलैंड को भी एक क्वालिफायर से पहले एक सीरीज मिली, आपको भी एक सीरीज मिली, आप भी सेमीफाइनल खेले, वो भी सेमीफाइनल खेले। उनको भी पूरे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ा है, क्योंकि उनके ग्रुप में तो यूएई और बहरीन जैसी टीम भी थी, जहां पर दूसरे ग्रुप में सिर्फ ओमान ही एक कम्पिटिटिव टीम थी। कनाडा ने तो बहुत आसानी से हथियार डाल दिए। उसके बावजूद भी क्या आपको नहीं लगता कि आयरलैंड ने स्पेसिफिक डे में, सेमीफाइनल वाले डे में उन्होंने उस मैच को जीतकर बिल्कुल वो पक्का किया कि नहीं हम T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पहुंचे हैं तो वो पूरी तरह से डिजर्व करते हैं। ये नहीं है कि आईसीसी ने कोई जबरदस्ती कोई पर्चा उठा के लकी ड्रॉ किसी के नाम पे कर दिया हो, ऐसा नहीं है। नेपाल अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने रीजंस की वजह से हारा है, ना कि आईसीसी को ब्लेम करके आप ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया। खैर, अगला क्वेश्चन गुरजोत आर्यन सिंह, इन्होंने पूछा है आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के अलावा कौन सी टीम आपको लगती है जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल सकती है?
बिल्कुल श्रीलंका, ऑब्वियसली श्रीलंका जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया है। बहुत जिस तरह का फिक्सर से आगे वो भी देखते हो नहीं तो ऑब्वियसली श्रीलंका। क्या पॉल स्टर्लिंग को आयरलैंड का कैप्टन बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बेलब्रिन बिल्कुल ठीक है, वो अपनी बैटिंग पे ध्यान तो ज्यादा बेहतर है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सहवाग को इंडियन टीम में कैप्टन होना चाहिए था? तब भी आंसर नहीं होता, अभी भी आंसर वही है। पॉल स्टर्लिंग इस तरह के प्लेयर है, वैसे ही ठीक है। क्या एशिया कप की तरह यूरोप कप, अफ्रीका कप या अमेरिका कप भी होना चाहिए? बहुत अच्छा आइडिया है, डेफिनेटली होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा बेटर रहेगा क्रिकेट के लिए। आपने जो फॉर्मेट बताया है वो भी खैर फॉर्मेट पे तो बाद में बात हो जाएगी, लेकिन ये कप डेफिनेटली आइडिया बहुत अच्छा है, डेफिनेटली होना चाहिए। क्या आयरलैंड को क्या करना चाहिए ताकि वो यूएई के खिलाफ स्ट्रगल ना करे? सीरियसली बैटिंग, स्ट्रिक्टली बैटिंग। आयरलैंड स्कोर ही नहीं कर पाता है। यूएई को आप देखिए आयरलैंड के खिलाफ क्या बेहतर वो स्कोर करते हैं। वो मोस्टली मैचेस में 70-80% मैचेस में आयरलैंड यूएई ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, अपनी बैटिंग में बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से उन्हें ये रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जो ओमान, नेपाल, आयरलैंड के सामने बिल्कुल करते हुए नजर नहीं आते हैं। वही अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, किरण दुगाना उन्होंने पूछा है कुशल गुर्जर और दीपेंद्र सिंह हैरी को क्या आईपीएल में चांस मिलना चाहिए था? आपको क्या लगता है आईपीएल में चांस मिलना चाहिए था या नहीं? ये तो खैर जाहिर सी बात है, एशियन प्लेयर्स को चांस मिलना ही चाहिए। जो प्रॉमिसिंग है, जो अच्छे हैं, उन्हें चांस मिलना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हैरी बहुत बड़े नाम है, डेफिनेटली मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो हम आपको लगातार पहले से कह रहे हैं। जब ड्राफ्ट में प्लेयर्स के नाम आए थे तभी बहुत लोगों ने पूछा था कि डिरेक्टर आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स बार आईपीएल में खेल सकते हैं। हमने कह दिया था मोस्ट प्रोबेबल, बेहतर अगर हुआ, मतलब दिन आपका बहुत अच्छा हुआ, बहुत लकी हुए एशियन प्लेयर्स, तो ही सिर्फ 2 जा सकते हैं, वो डेविड वीस और संदीप लामिछाने। आप देखिए वो भी नहीं गए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितना हार्डली है एशियन टीम्स का, एशियन प्लेयर्स का आईपीएल में खेल पाना। तो नहीं लगता कि आगे भी खेल पाएंगे। रीजंस क्या है वो आप अलग से हमें पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे आपको, बहुत हार्श रीजंस हैं। उसके बाद टेक बाय सीएसपी, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान में क्रिकेट स्टेडियम बनाने में हेल्प की, पड़ोसी देश नेपाल में क्यों नहीं बनाता? प्लीज आंसर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने पहले ही कहा कि आपके अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रेजेंट करने के तरीके के ऊपर अप्रोच करता है। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा, एग्जाम्पल मान लीजिए कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, वो लोग अब जब अपने बॉस के सामने कोई प्रेजेंटेशन रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते, लेकिन बाद में उनमें दम होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रेजेंट अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो भी कहीं ना कहीं वो चीजें सामने तक कम्युनिकेट नहीं हो पाती हैं। तब उसकी जगह पे दूसरा कोई एम्प्लॉय आता है, वो बहुत बेहतर तरीके से उसे ड्रिल करते हैं। क्या पता आप वेज चेंज करके देखिए, चीजें बात बन सकती है, और 1-2 दिन में नहीं, आपको इसमें सालों लग सकते हैं। बड़ा एक प्रोसेस है। खैर चलिए हम कुछ लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। गणेश भूमिया की मैं बात कर लूँ, इन्होंने पूछा है कि क्या इंडिया को, नेपाल प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी और लिस्ट क्रिकेट मैचेस में खेलना चाहिए? कैसे इंप्रूवमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए मौका मिलेगा अगर तो जरूर खेलना चाहिए, इसमें क्या बड़ी बात है। और जितना आप डोमेस्टिक खेलेंगे उतना ज़्यादा आपके गेम में ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। जी हाँ, 2004 एक और क्वेश्चन है नेचर एंड सैंडी 25 लवर, इन्होंने पूछा है कि नेपाल क्रिकेट को वर्ल्ड कप 2024 में पहुंचने के लिए कौन सी रैंकिंग में रहना होगा? तो जाहिर सी बात है 13 से 16 के बीच में अगर आप रैंकिंग में रहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, नेपाल के लिए बेहतर रहेगा। आगे वाले टाइम में आईसीसी और बेहतर तरीके से रिवील कर देगा कि किस तरह से टीमें पहुंचेंगी। लेकिन आप 13 से 16 के बीच में ही रहिए, डेफिनेटली यहीं पर क्लिक करेगा। आईसीसी का रूल भी आप खुद देख लीजिएगा। और आप लोग भाई लाइव क्यों नहीं आते हैं? चलिए किसी दिन आ ही जाएंगे, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ऋत्विक ठाकुर, क्या 2024 T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी? बिल्कुल 20 टीमें हैं। खगेंद्र गौतम, नेपाल 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप पहुंच पाएगा? इसके लिए हमने कहा एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके ये क्वेश्चन जरूर रखे जाएंगे। उसके बाद बेस्ट एसोसिएट टीम ऑफ द ईयर 2021-22 अंजान श्रेष्ठा, इन्होंने पूछा है। बिल्कुल देखिए बेस्ट टीम, एसोसिएट टीम युगांडा, ऑब्वियसली युगांडा। जिस तरीके से युगांडा ने क्रिकेट खेला है वो हेड्स ऑफ है। T20 में जिस तरीके से जो उनके पास एक फॉर्मेट है क्रिकेट को, वो बिल्कुल ही उठा कर लेके आ गए हैं अपने यहाँ। जिस तरीके से उनके यहाँ पे आईसीसी के क्वालिफायर्स हुए हैं, मानना पड़ेगा, काबिल तारीफ है युगांडा ने जिस तरीके से 1 साल के अंदर सब कुछ बदल दिया। और आपको बहुत सारी चीज देखनी होगी, ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि ये क्या बात कह रहे हैं आपको एक बार घुसना होगा युगांडा क्रिकेट के अंदर, पढ़ना परखना होगा, देखना होगा कि वो किन किन परिस्थितियों से कितनी स्ट्रगल करके और कितनी बुरी सिचुएशन से निकल कर उन्होंने क्वालिफायर्स को कवर करके इस मुकाम तक वो पहुंचे कि आज वो ग्लोबल क्वालिफायर्स खेले जा रहे हैं। और ग्लोबल क्वालिफायर्स में वन ऑफ द टफ टीम टू बीट होंगे, वो ये कोई दौराय नहीं है। बहुत वो जो सेकंड स्पॉट है ना, उसके लिए जो रेस है उसमें युगांडा टीम का भी नाम डेफिनेटली शामिल होगा जिम्बाब्वे के अलावा। तो युगांडा ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला 2021 में, डिजर्व वो डेफिनेटली करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपिल बस्नेट, इन्होंने भी वही क्वेश्चन पूछा है कि भाई आप लाइव क्यों नहीं आते हैं? जैसे हमने पहले ही कहा बहुत क्वेश्चन आ गए, लगता है आप लाइव किसी दिन आना ही पड़ेगा। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं हमने कहा था, लेकिन हाँ
कि T20 वर्ल्ड कप में आएंगे, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा आपकी तरह हम भी बहुत डिसअपॉइंट थे कि नेपाल क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तो उसका एक मलाल जरूर था। तो उसके बाद एक मन उठ ही गया कि चलिए छोड़िए यार, क्या लाइव जाना है, अब एनालाइज करते हैं मैच पे, अपने बाकी फोकस करते हैं दूसरी चीज़ों पर। फिलहाल ये सारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद है कि आपको आंसर्स पसंद आएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि आप फ्री टाइम निकालकर एक बार सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से सुनिए, और फ्री टाइम में सुनिए, ऐसा नहीं कि आप अपना काम छोड़ दें या कुछ छोड़ दें। इंपॉर्टेंट काम पहले, स्टडी पहले, उसके बाद आप ये चीज़ आराम से कभी भी फ्री टाइम पे जरूर सुनिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।